हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग होंगे और दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पे। और इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य तौर से एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी प्रॉपर सीरीज चल रहा है। और एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है दोस्तों, वो लाइन बाय लाइन एकदम चल रहा है, लाइन बाय लाइन। और उसमें भी जो है दोस्तों आपको समझा कर लाइन बाय लाइन जो है सीरीज पढ़ाया जा रहा है। अगर आप किसी भी जो है चैनल से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि एक जो है वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो है पढ़ने वाले जो भी पाठक होते हैं वो उब जाते हैं। इसी को जो है मद्देनजर रखते हुए जो है इस चैनल पर एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और आपको समय का ख्याल रखते हुए एक्सप्लेन करके जो है इस चैप्टर को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों लगातार जो है आप इस चैनल से जो है जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जो है करते रहें। आइए, आज तक जो है हम पढ़ाए हैं कार्बन और इसके यौगिक, उसके जो है मुख्य तौर पे 2 वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक पर जो है प्रेस कीजिए और इस वीडियो को देखिए। मुख्य तौर से आज हम जानेंगे कि जो पार्ट 2 का वीडियो जो समाप्त हुआ था वो मुख्य तौर पर समाप्त हुआ था आपके आकर एल्काइन पे, मुख्य तौर पर आपके एक एल्काइन पे समाप्त हुआ था। और एल्काइन के बारे में हम बताए थे कि एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कार्बन 3 गो है तो इसीलिए जो है प्रोपाइन हो गया है। अब मुख्य तौर पर देख सकते हैं कार्बन इसमें कितना है, तो 1 2 और 3 है, इसीलिए प्रोपाइन है। और मुख्य तौर पे हम आपको याद करा चुके हैं मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, नॉन डेक। तो आप जो है 200 जो है याद कर लीजिए। और फिर जो है चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपका स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं तो आपके लिए जो है एकदम मस्ट नेसेसरी है, आपको एनसीईआरटी देखना चाहिए और एनसीईआरटी को समझना चाहिए। आइए हम देखते हैं कार्बनिक यानी कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। देखिए कार्बन के यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। देखिए इस भाग में हम कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि मुख्य तौर पे जो है आप देख सकते हैं, चूंकि मुख्य तौर पे हम देख सकते हैं चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं। यानी हम जो भी ईंधन का प्रयोग करते हैं उसमें कार्बन विद्यमान रहता है और कार्बन के यौगिक जो है विद्यमान रहता है। अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। आइए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा दहन। और दहन क्या कहता है इसके बारे में दोस्तों हम पहले जान लेते हैं। देखिए दहन जो है मुख्य तौर पे आप देखिएगा ना, तो दहन जो है चैप्टर जो है आपको क्लास जो है 8 में भी पढ़ना है। और क्लास जो है 8 में दहन चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी में। लेकिन आप मुख्य तौर पे जो है देखिए दहन इसमें क्या कह रहा है और इस एनसीईआरटी के माध्यम से दहन को हम समझने की कोशिश करते हैं। और दहन अपने आप में जो है एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जो है बन ही जाते हैं, ना बनने का जो है कोई सवाल क्रिएट नहीं होता है। चलिए दहन क्या है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए आपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या चीज को जला रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं। और जैसे कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन देता है उष्मा और प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, CO2 बनाता है, जो कि अभी के डेट में प्रदूषण के लिए काफी हानिकारक बनते जा रहा है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। देखिए अगर कार्बन को हम दहन करेंगे, कार्बन को हम जलाएंगे तो प्रचुर मात्रा में हमको क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। यहाँ तक हम ये समझे। अब देखिए मुख्य तौर पे क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन इस जो है आपको मुख्य तौर पे इस रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा। और आइए इस रिएक्शन को हम लोग जो है देखने का कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, इसके पहले हम जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं। आपका पहला रिएक्शन जो है मुख्य तौर पर इसको देखिए, पहला रिएक्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका मुख्य तौर पर बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा एवं प्रकाश बना रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा रिएक्शन है कि मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ देखिए जल और उष्मा एवं प्रकाश। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि क्या होता है जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब मीथेन जो है मुख्य तौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा एवं प्रकाश बनाता है। ठीक है। अब चलिए अगला जो हम रिएक्शन देखते हैं। अब अगला जब देखिएगा तो इसमें देखिए कार्बन जोड़िए, तो इसमें कार्बन जोड़िएगा तो कितना है, कार्बन 2 गो है। इस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं यहाँ CH3CH2OH। तो इस फॉर्मूला को जब लिखिएगा तो कार्बन 1 गो है, कार्बन 1 गो, कार्बन 2 गो हो गया और H5OH। तो OH हम बताए थे लास्ट में किसमें मिला रहता है, तो अल्कोहल में OH रहता है। तो OH अल्कोहल में रहता है, यानी ये जो है आपका इथाइल अल्कोहल है। कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इथाइल अल्कोहल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये भी जो है बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड
और मुख्य तौर पे बनाता है जल और ऊष्मा एवं प्रकाश। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बीपीएससी कैसे बनाएगी और क्वेश्चन जो है कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, इस पर समझते हैं। ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्न में से किसके साथ रिएक्शन करने पर मुख्य तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश बनता है। अब इसमें जो है आपका तीनों के तीनों ऑप्शन लग जाएगा, चौथा में लग जाएगा एक से अधिक और पांचों में लग जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश जो है आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन पर भी मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मीथेन से भी मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश आपका जो है क्या चीज से, इथाइल अल्कोहल से भी मिलता है, इथेनॉल से भी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य तौर पर आपका रिएक्शन दोनों कौन सा ही होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा हो, जिसमें आपका मुख्य तौर पर क्या बन रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा हो और जल भी बन रहा हो और ऊष्मा एवं प्रकाश भी बन रहा हो। यानी हम कह सकते हैं ये जो है इतना जो है किस में बन रहा है, तो आप कहिएगा सर इतना वाला जो है मात्र दो रिएक्शन में बन रहा है, किसके साथ, एक तो आपका मीथेन के साथ और दूसरा अपना एथेनॉल के साथ यानी इथाइल अल्कोहल के साथ। तो इस तौर पे जो है आपका क्वेश्चन जो है सेट हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस तौर पे क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप मुख्य तौर पे जो है ऐसे जो है बातों को याद रखेंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है हमारे साथ जुड़कर पढ़ते रहेंगे। दोस्तों आपके लिए काफ़ी जो एफर्ट लगाया जा रहा है और काफ़ी जो है आपके लिए कुछ किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे जो है लगातार हमसे जुड़े रहिए और आगे जो है मुख्य तौर पर आप पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः आपका स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। अब पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं अगर इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो मुख्य तौर पर क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं निकलते हैं, पीली ज्वाला निकलती है। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली नीचेपन होगा, यानी काजल की तरह उस पर क्या हो जाएगा, एक परत बन जाएगी। लेकिन वायु की आपूर्ति में सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में भी कजली ज्वाला निकलेगी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वायु की आपूर्ति अगर सीमित कर दिया जाए, अगर वायु जो है मुख्य तौर पे अगर ज्यादा नहीं निकलता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी अगर हम जलाते हैं तो उस पर भी जो है कजली जो है ज्वाला हमको देखने को मिल सकती है। ये चीज हम नहीं, ये चीज आपको एनसीईआरटी कह रहा है, यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों से जो है मुख्य तौर पर निकलेगा। चलिए मुख्य तौर पर हम देखते हैं अगला लाइन, हम देखते हैं घरों में यहाँ देखिए, घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैसें अथवा किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली और ज्वाला देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज्वाला जो है आपका जो है एकदम स्वच्छ ज्वाला होता है, तो नीली ज्वाला। तो याद रखिएगा, जैसे आप मोमबत्ती को जो है, मोमबत्ती जब पढ़े होंगे तो मोमबत्ती में देखते होंगे कि आपको जो उसमें जो ज्वाला बनती है उसमें वो ज्वाला में जो है जो मुख्य ज्वाला होता है वो नीली ज्वाला ही होता है। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो मुख्य रूप से जो है आपका कौन सा ज्वाला होता है, वो नीली ज्वाला होता है। तो ऐसे जो है आप याद रखिएगा, मुख्य ज्वाला जो होता है नीली होता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन में व्यर्थ व्यय हो रहा है, यानी ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। चलिए अगला लाइन दोस्तों देखते हैं मुख्य तौर पे कि कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ना, वो मुख्य तौर पे जो है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा होती है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन निकल रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम में मुख्य तौर पे क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है और जो है आपका सल्फर होता है। एस फॉर सल्फर, N2 मतलब नाइट्रोजन होता है। तो इस चीज को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन यहाँ से भी जो है आपका एनसीईआरटी बना लिया जाता है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। देखिए प्रमुख प्रदूषक कौन कौन है, तो आपका नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन और सल्फर भी है। और मुख्य तौर पर आपका प्रमुख जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, लेकिन हाल ही में करंट अफेयर्स के अनुसार वायुमंडल में जो है इसकी मात्रा 0.04% हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ रही है। आगे आइए हम एनसीईआरटी के इस जो है नोट्स को जो है, खूबसूरत नोट्स को जो है पढ़ते हैं और इसको पढ़कर जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहना चाहता है, आपका जो है कहना ये चाह रहे हैं कि आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। यही आपका जो है मुख्य तौर पर ये लाइन कह रहा है। तो आइए हम इस लाइन को जो है मुख्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में दोस्तों प्रॉब्लम आ ही जाती है और ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो इसलिए आप जो है चिंता ना करें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। और बीच बीच में प्रॉब्लम आ ही जाती है तो उस प्रॉब्लम से हमको नहीं घबराना है, क्योंकि संसाधन की अभाव है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। और पढ़िए, क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है?
क्या आपने कोयले कभी लकड़ी को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए। लकड़ी अथवा कोयलों को जलना आरंभ होने पर क्या होता है? आपने देखा होगा कि मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। बिल्कुल, हम देखे हैं कि अगर कोई भी एलपीजी को अगर जलाते हैं या मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमारे क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। यदि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाले कोयला या तारकोल को कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों पर जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। देखिए, क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर भी, ये वाला लाइन को देखिए, मेंशन कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ, कैसा पदार्थ? गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। लकड़ी या तारकोल के जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा यह आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। चलिए अगला लाइन जो है इसका हम देख लेते हैं। अगला लाइन क्या कहता है? कह रहा है कि गैसीय पदार्थों के परमाणुओं के ताप पर देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं के ताप देने पर, क्या देने पर? ताप देने पर एक दीप्त जो है ज्वाला दिखाई देती है और उज्जवल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व के अभिलक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए और उसका रंग प्रेक्षण कीजिए। आपने देखा होगा कि अपूर्ण दहन से कज्वल यानी एकदम काजल की तरह उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। क्या होता है? जो कार्बन होता है। तो मुख्य तौर पर क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि गैस के स्टोव पर अगर हम तांबे के तार को जलाते हैं तो क्या होता है? तो गैस के स्टोव पर तांबे के तार को अगर मुख्य तौर पर हम जलाते हैं तो जलाने पर जो है एक काला जो है कज्वल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? आप इस चीज को आप सोचकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आइए, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम मुख्य तौर पे साइंस के आधार पे जो है जानते हैं कि कोयला में और पेट्रोलियम कैसे बनता है। देखिए, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। किससे हुआ है? जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतें की नीचे दब गए थे। देखिए, एक कहना चाह रहा है एनसीईआरटी लाइन कि भूकंप तथा ज्वालामुखी फटने के कारण धरती में चट्टानों की परतें नीचे दब गए थे, ठीक है, तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। और धीरे धीरे क्षय होकर क्या बन गए? कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छोटे समुद्री पौधों और जीवों का अवशेष है। यानी तेल, जो भी पेट्रोलियम हमको मिलता है, छोटे छोटे पौधों का जो है लाखों वर्ष पुराने का क्या है? अवशेष है। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए और गाद में ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया का आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैसों का निर्माण हुआ। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी ही एग्जैक्ट आपको प्रूफ दे सकता है मित्रों। आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो है तेल बनता है वो किसके कारण? तो उस पर जो है बैक्टीरिया का प्रबल दाब रहता है। किसका दाब रहता है? पहला बात बैक्टीरिया का। और क्या रहता है? प्रबल, यहाँ देखिए प्रबल दाब रहता है। तो यहाँ से दो चीज आपको पता चला। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस, चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा मुख्य तौर पर क्या होगा? तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छोटे समुद्री पौधों के जीव अवशेष हैं। उनके मृत होने पर शरीर के समुद्र में डूब गए और गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों में बैक्टीरिया का आक्रमण, प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया और चट्टान में छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ। तेल तथा गैस का क्या हुआ? रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। पानी में किसके तरह फंस गए? स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? बताइए, जीवाश्मी ईंधन जो है कोयला तथा पेट्रोल को क्यों कहते हैं? बीपीएससी जो है आपको मेंस में भी इस आधार पर क्वेश्चन बन सकता है। आप सोचकर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए हम अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा मुख्य तौर से, अब दोस्तों देखिएगा, अगला टॉपिक जो है हमारा मुख्य तौर से जो है दोस्तों ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण को मुख्य तौर पे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए, यहाँ एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी की सीरीज में हम चल रहे हैं तो एनसीईआरटी का तो लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिक के सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। यानी अगर हम दहन करते हैं तो इसको आराम से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। और इस पूर्ण ऑक्सीकरण का अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया होती है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। अब देखिए, यहाँ से एक रिएक्शन बनेगा जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। और रिएक्शन कौन सा है इसके बारे में हम मुख्य तौर पे जानेंगे। तो देखिए, मुख्य तौर पे आप देखिएगा तो ये रिएक्शन जो है आपका मुख्य तौर पे यही आपका रिएक्शन है। इसको ध्यान से देखिए,
ये वाला आपका रिएक्शन है। और देखिए रिएक्शन क्या कहता है इसको हम समझेंगे। देखिए रिएक्शन कह रहा है कि अगर आप यहाँ मुख्य तौर से देखिएगा तो इसको हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल पढ़ेंगे? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका जो है मुख्य तौर पे इसमें कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 5 गो है। इसको हम एथेनॉल भी पढ़ सकते हैं या इथाइल अल्कोहल भी पढ़ सकते हैं। जब इथाइल अल्कोहल क्षारीय KMnO4, यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट इसको पढ़ते हैं दोस्तों, KMnO4, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 जो कि अम्लीकृत होता है और ये क्षारीय होता है, और उष्मा की उपस्थिति में आपका जो बनता है वो बनता है मेथनॉल, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। क्या बनता है? एसिटिक एसिड। क्या बनता है दोस्तों? एसिटिक एसिड। मुख्य तौर पे जो है क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड बनता है। तो देखिए अल्कोहल से जो है हम एसिटिक एसिड में कैसे बदल गए, यानी मुख्य तौर पे अल्कोहल से जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदल गए। तो अल्कोहल जो है क्या किया, इथाइल अल्कोहल जो है किसके उपस्थिति में रिएक्शन किया, तो क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 उष्मा के साथ रिएक्शन किया, और ये जो है मुख्य तौर पे एसिटिक एसिड में बदल गया। और एसिटिक एसिड जो है किसके फंक्शनल ग्रुप का है, तो एसिटिक एसिड मुख्य रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप में आता है, जिसको हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं CH3COOH। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। और आइए जो है एनसीईआरटी का हम ए लाइन देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। यानी अगर आप जो है ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन अगर आप देते हैं यानी लॉस करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन आप देते हैं तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन का देना जो है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जैसे हम देखते हैं अगला जो है लाइन है, कह रहा है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका मुख्य तौर पे यहाँ से बन सकता है, और दो ऑप्शन यहाँ से लग सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को पहले आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका ये हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा होता है पोटेशियम डाइकार्बोनेट अल्कोहल। तो ये दोनों जो है मुख्य तौर से आपको क्या देते हैं, तो दोनों मुख्य तौर से जो है अम्लों में क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। किसको, अल्कोहल को। देखिए मुख्य तौर पर किसको करते हैं, तो मुख्य तौर पर आप कहिएगा कि ये जो है अल्कोहल को करते हैं। तो इस तरीका से हमको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब आगे देखते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, तो संकलन अभिक्रिया जो है मुख्य तौर से इस लाइन को जब पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे संकलन अभिक्रिया क्या कहता है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए संकलन अभिक्रिया क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पैलेडियम जो है क्या है, एक धातु है अथवा निकेल जैसी उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। सबसे पहले संकलन अभिक्रिया जब हम देखते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक है, तो आपका पहला जो उत्प्रेरक है पैलेडियम है, और दूसरा उत्प्रेरक जो है मेरे दोस्तों वो निकेल है। जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, क्या जोड़कर, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ कहलाते हैं या वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया विभिन्न दर से आगे जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी हम संकलन अभिक्रिया में क्या समझ रहे हैं, संकलन अभिक्रिया में सबसे पहले दो उत्प्रेरक होगा, पहला होगा पैलेडियम, दूसरा होगा निकेल। और पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमको क्या दे देता है, संतृप्त जो है हमको हाइड्रोकार्बन दे देता है। ठीक है, तो इस लाइन से हम लोग मुख्य तौर पे ए देख लिए। और उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो वो जो है रिएक्शन की दर को बढ़ाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं वो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए साधारणतः वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया में उपयोग होता है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजनीकरण जो होता है इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो निकेल उत्प्रेरक। तो क्वेश्चन यही जैसे बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकेल जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु भाषा में संतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं। तो मुख्य तौर से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी भाषा में जो है संतृप्त जो है श्रृंखलाएं होती हैं, कार्बन श्रृंखलाएं, तो जंतु में, याद रखिएगा। और मुख्य तौर पर यहाँ देखिए कुछ जो है आपका निकेल उत्प्रेरक दिया गया है और यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा गया है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, साधारणतया जंतु भाषा में संतृप्त वसा अम्ल देते हैं। अब यहाँ इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को जो है पढ़िएगा मेरे भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला लाइन यहाँ से जो है मुख्य तौर पर थोड़ा सा और जो है हम अपना स्क्वायर बड़ा कर लेते हैं, और तब आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा मेरे भाई। और देखिए इस लाइन को जो है आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो भी कंपनियां दावा करती है क्या वो सही दावा करती है विज्ञान के अनुसार या गलत दावा करती है। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए और आपको जो है हम मुख्य तौर पे आपको समझा रहे हैं। इस लाइन को जब ध्यान से देखिएगा
तो मुख्य तौर पे क्या होगा, हम आपको समझा रहे हैं और समझाने का काम यही है कि आपको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि जंतु वासा में संतृप्त वासा अम्ल देते हैं, यानी जंतु वासा में जो होते हैं, अभी मैं बताया है कि संतृप्त वासा अम्ल देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। जो स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। जो भोजन पकाने के लिए संतृप्त वासा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। देखिए अगर हमको भोजन बनाना है तो उसमें हमको कैसा जो है तेल उपयोग करना चाहिए, तो संतृप्त वासा वाला तेल उपयोग करना चाहिए। लेकिन जंतु मुक्त तौर से क्या देते हैं, वो जो है संतृप्त वासा वाले तेल देते हैं, इसीलिए वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो, हानिकारक है। अगला आइए जो है, अगला हम इस बात को जो है समझते हैं, और अगला हमारा इस बात यह है, एनसीईआरटी की भाषा में अगला लाइन क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मुक्त रूप से देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनिविकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होता है। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन होता है। यानी सूर्य की अगर प्रकाश की तीव्र जो है क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अगर तीव्र है तो क्या होगा, क्लोरीन का जो हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। क्लोरीन एक दूसरे के हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे स्थान लेते हैं और उच्च समजातीय एल्केन के साथ अन्य उत्पादों का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। आइए हम इस रिएक्शन को देखकर जो है ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तभी मुख्य तौर पे दोस्तों जो है इस रिएक्शन को देखने के बाद जो है आपको क्लियरिटी आएगा कि रिएक्शन क्या कह रहे हैं। देखिए रिएक्शन को हम अंडरलाइन कर चुके हैं और मुख्य तौर पर आप अब देखिएगा तो इसको आप समझिए। देखिए कह रहा है कि अगर CH4, तो ये क्या है आपका, मीथेन है। CH4 को बच्चा बच्चा जानता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। तो देखिए जब मीथेन और क्लोरीन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपको मिथाइल क्लोराइड। क्या बनाता है यहाँ देखिए, मिथाइल क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो CH3Cl मिथाइल जो है क्लोराइड बनाता है और आपको जो है क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो इस रिएक्शन को भी जो है एनसीईआरटी का रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को भी जो है हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जब भी जो है आपका मुख्य तौर पे जो है मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जिसमें एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का चर्चा करेंगे। देखिए एथेनॉल का गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मुख्य तौर पर एथेनॉल का जो है गुणधर्म क्या होता है। देखिए एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी एथेनॉल जो है कक्ष के ताप पर क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल का गलनांक एवं कथनांक के लिए आपको बता चुके हैं आगे, वो आप जो है उस पार्ट 2 में है, वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, तथा यह सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है और इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी होता है। विलायक मतलब होता है जो जल में अच्छा से घुल जाए। अगला लाइन हम मुख्य तौर पर देखेंगे, अगला लाइन क्या कह रहा है, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, इसीलिए तो इसको जो है एक बेस्ट विलायक बोलते हैं। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, यानी अगर तनु जो है हम एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेंगे तो नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना जो है क्या है, निंदनीय है। देखिए एनसीईआरटी जो है मुख्य तौर पे इस बात को कहा है कि अल्कोहल पीना क्या है, निंदनीय है, इसीलिए बिहार में जो है आज अल्कोहल बंद है। समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आप जो है शराबबंदी को बिहार में सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आइए दोस्तों मुख्य तौर पे हम देखते हैं कि जब सोडियम जो है एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो इस चीज को देखिएगा तो मुख्य तौर पे आपको निकल के आएगा कि जब सोडियम जो है आपका एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड का यही फार्मूला है, इस फार्मूला को जो है आप याद रखिएगा, 2CH3CH2O और Na, यानी O जो है O पर जो है एक माइनस बॉन्ड और Na पर जो है एक आपका प्लस बॉन्ड। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको अगर ऑप्शन में इतना भी अगर आपको कुल्लू मिल जाएगा तो आप आराम से जो है इसके ऑप्शन में जो है आप सोडियम एथॉक्साइड को जो है आप ठीक कर सकते हैं। तो आप पढ़े रहिएगा एनसीईआरटी, तब ज़्यादा जो है आपको पकड़ में आएगा, इसलिए एनसीईआरटी मेरे साथ लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, आपका स्वागत है। एल्कोहल सोडियम में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। देखिए एल्कोहल जो है सोडियम में जो है रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया का दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर
हाइड्रोजन बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। यानी एथीन बनाने के मुख्य तौर पर जो है आपका ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कैसे जो है रिएक्शन करके जो है इथिलीन बनाया जा रहा है। और इथिलीन का जो है मुख्य रूप से फॉर्मूला यही है कटु-हटु, ठीक है, C2H2। तो कटु-हटु जो है आपको मुख्य तौर पर इसको ट्रिक याद रखते हैं, इथिलीन है। और इथिलीन आपको ऐसे बनाया जाता है निर्जलीकरण करके। अब आइए इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है क्या किया गया, निर्जलीकरण किया गया और जो एथेनॉल से जल को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आगे देखते हैं कि सजीवों प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी अल्कोहल के बारे में बहुत अच्छा से लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय प्रक्रिया धीमा हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय में यानी कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा हो जाता है और उन्नीदापन सामान्य, उसके बाद अंतःबोध का कम हो जाना, एक भावभुन्न यानी भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसे सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल को विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर, यानी एथेनॉल को छोड़कर अगर मेथनॉल के हम थोड़ी सी मात्रा अगर लेते हैं तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बनाता है, क्या बनाता है, मेथेनॉल बनाता है और मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं को घटकों को शीघ्र ही अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो स्कंदित हो जाता है, जिसके कारण जो है मुख्य तौर पर इंसान की मृत्यु हो जाता है। इसीलिए मेथनॉल का सेवन ना करें क्योंकि प्रोटोप्लाज्म आपका जो है स्कंदित हो जाएगा और यकृत में बहुत तेजी में रिएक्शन होता है जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाते हैं, मेथनॉल चाक्षुष तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है और औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग क्या बना दिया जाता है, नीला बना दिया जाता है। यानी एथेनॉल का पहचान करने के लिए क्या बना दिया जाता है, इसमें एक रंजक मिलाया जाता है जिससे नीला हो जाता है और इसे विकृत अल्कोहल के नाम दिया जाता है। कौन सा अल्कोहल हो जाते हैं, ये विकृत अल्कोहल हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईंधन के रूप में अल्कोहल का क्या यूज है। तो ईंधन के रूप में अल्कोहल का मुख्य तौर पे हम देख सकते हैं कि गान्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का सर्वाधिक सक्षम होता है। यानी जो गन्ना होता है उस सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। गन्ने का रस मेलेसस यानी सीरा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके एल्कोहल यानी एथेनॉल जो है तैयार किया जाता है। कुछ देशों में यानी हम बोलते हैं ना कि गन्ना के रस से जो है कैसे जो है दारू बनता है, तो देखिए गन्ना के रस को हम लोग क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। किण्वन करने के बाद जो एथेनॉल बना दिया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी एल्कोहल में हम पेट्रोल मिलाकर भी स्वच्छ ईंधन बना सकते हैं और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। यानी क्या बनाता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और केवल जल बनाता है। तो इस तौर पे जो है हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहे हैं और हम देखें कि अभी कैसे जो है हम लोग पेट्रोल मिलाकर जो अल्कोहल में एक स्वच्छ ईंधन बना सकते हैं। हालांकि स्वच्छ उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी दे ही रहा है। एथेनोइक अम्ल और उसके गुणधर्म के बारे में हम मुख्य तौर पे चर्चा करेंगे और यहाँ से कुछ हमारा डाटाबेस जो है निकलेगा और इसके बारे में हम लोग मुख्य तौर पे चर्चा करेंगे। देखिए एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, CA3COOH। अभी हमने जाना है कि एथेनोइक अम्ल जो है कैसे बन रहा था तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। मैं अभी बताया था कि कार्बोक्सिलिक जो है फंक्शनल ग्रुप से संबंधित है। एसिटिक अम्ल में 3 से 4% सिरका होता है। यानी एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, सिरका पाया जाता है। कितना परसेंट, 3 से 4%। और इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लीजिए मुख्य तौर पे इसको अचार के परीक्षक के यानी अचार को जो है ज़्यादा दिन तक कंजर्व करने के लिए भी इसका यूज होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। वाह, एकदम डाटाबेस एनसीईआरटी का देखिए फैक्ट पढ़ रहे हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है कितना होता है, 290 केल्विन होता है। इसीलिए ठंडी में जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसी कारण यह गैलेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसी कारण इसे हम क्या बोलते हैं, गैलेसल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। गैलेसल एसिटिक अम्ल बोलते हैं क्योंकि ठंडी के दिनों में जम जाता है, इसीलिए इसको हम लोग गैलेसल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला यह कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, वीक एसिड होती है, दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं और जो भी खनिज अम्ल होते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जैसे HCl बोलते हैं, वो पूरी तरफ से आयनीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है मुख्य तौर पर ये देख सकते हैं।
आइए दोस्तों मुख्य तौर पे हम इस फिगर को देखते हैं और ये फिगर हमको बताएगा कि कैसे जो है हम मुख्य तौर पे कैसे जो है हम एस्टर का निर्माण करते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। देखिए एस्टर के निर्माण के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बर्नर, ठीक है, और उसके बाद चाहिए तिपाही। तिपाही मतलब होता है स्टैंड जिस पर हम इसको ऐसे रख सके, और उस पर होता है एक तार की जाली ताकि जो फ्लेम लगे तो उससे जो है जो फ्लेम निकले तो उससे जो है ऊपर रखे हुए बीकर में जो पानी है, इस पानी को आप देख सकते हैं, बीकर में जो पानी है वो क्या हो, इस बीकर में जो पानी है वो गर्म हो, और उसमें एक परख नली रखते हैं और उस परख नली में जो है अभिक्रिया मिश्रण युक्त जो है ये परख नली रखते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि एस्टर का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पहले हम मुख्य रूप से जान लेते हैं। और देखिए उसके लिए हम जानेंगे और रिएक्शन भी जो है इसी वीडियो में और अभी जो है हम लोग जस्ट देखेंगे। देखिए एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं आपका हेडिंग है, और इसको हम मुख्य तौर पे अभी जानेंगे कि एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यानी एस्टीकरण क्या होता है। देखिए एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, यानी एस्टर के लिए अल्कोहल चाहिए और क्या चाहिए, अम्ल चाहिए। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल और आपका एथेनॉल यानी एसिड और आपका अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्शन किया, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके आपका एस्टर बनाया। और मुख्य तौर पे अगर आप देखिएगा तो एस्टर का जो है आपका यही फार्मूला जो है निकल के सामने आया और आपका एस्टर हो गया। उसके बाद जो है फिर से आपका इथाइल अल्कोहल जो है यहाँ पे देखने पर मिल रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पर CH3 बनाया, अल्काइल बना दिया और फिर यहाँ पे जल बना दिया, क्या बना दिया, अल्काइल और जल बना दिया। तो इस तरीका से हम देखें कि एस्टर का निर्माण कैसे हुआ। तो मुख्य तौर पे आपका ये रिएक्शन भी दे सकता है ऑप्शन में कि आप इसको फुल कीजिए, या नहीं तो पूछ सकता है कि एस्टर का निर्माण निम्न में से कौन सा रिएक्शन से होता है। तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल के रिएक्शन से जो हमको एस्टर मिलता है, ठीक है। आगे की लाइन जो है मुख्य तौर पे हम दोस्तों देखते हैं अगला लाइन क्या कर रहा है। अगला लाइन कह रहा था कि सामान्यतः एस्टर की गंध जो है मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। यानी हम इत्र बना सकते हैं एस्टर से और स्वाद जो है उत्पन्न कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। और साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखिए साबुन का निर्माण कैसे होता है और मुख्य तौर पे इसी वीडियो में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और आज के बाद आपके अंतर्गत जो है कन्फ्यूजन कभी नहीं रहे कि साबुन का निर्माण जो है कैसे होता है। और इसी वीडियो में हम कहेंगे कि मुख्य तौर पे आप जो है क्लियर कर लीजिए कि साबुन जो है आपका कैसे बनता है और साबुन का निर्माण जो है कैसे होता है। अब आइए इस दोनों को, इस रिएक्शन को देखिए और उसके बाद जो है आप मुख्य तौर पे जो है ऐसे समझिए। देखिए सामान्यतः एस्टर एक गंध मृदु होती है, इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ इसको इस लाइन को देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निश्चित बात है कि एक बेस क्षार है, एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्या बनाता है, एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है मुख्य तौर पे क्या बनाता है, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है सोडियम लवण बनाता है, यानी सोडियम ए लवण बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, यानी इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो अब आपको साबुनीकरण समझ में आ गया होगा। अब इस रिएक्शन को जब आप मेरे भाई देखिएगा मुख्य तौर पे, तो इस रिएक्शन को देखिएगा तो कैसे जो है हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो है मुख्य तौर पर C2H5OH यानी आपका बना इथाइल अल्कोहल और CH3COONA, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सोडियम एसीटेट बनाया, क्या बनाया, सोडियम एसीटेट बनाया, ठीक है, सोडियम एसीटेट बनाया, और ऐसे करके जो है हमारा साबुन का निर्माण होता है। तो इस लाइन को जो है आप लोग भली बात याद रखिएगा। क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा सोडियम एथेनोएट एंड सोडियम एसीटेट बनाते हैं, जो कि अभी पढ़े सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब अभी देखिए मिथाइल अल्कोहल से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया और सोडियम एसीटेट और जल बनाया। तो ऐसे जो इस रिएक्शन को आपको जो है ना 2-3 बार जो है मुख्य तौर पे 2-3 बार जो है आपको कॉपी पर जो है लिख लेना होगा, 2-3 बार कॉपी पर लिख कर इसको समझ लेना होगा, अच्छा से जो है दिमाग में सेट कर लेना होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हम लोग का टॉपिक है, तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। मुख्य तौर पे आपको ये जो है रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, कैसे जो है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, कैसे सोडियम एसीटेट और आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मुख्य तौर पर यहाँ भी आपका यही एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपको मुख्य तौर से सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी इतना तो जो है दोनों में बन रहा है, यानी आपको आप कार्बोनेट लीजिए तो चाहे बाइकार्बोनेट लीजिए तो, अगर कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए मतलब इथाइल अल्कोहल को, या मुख्य तौर पे आप जो है बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराइए, आपको सोडियम एसिटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो इस तौर पर जो है रिएक्शन को आप याद रखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लीजिएगा तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, मुख्य तौर पर जो है आपका ऐसे ही जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को मुख्य तौर पे देखिएगा तो ये आपका तेल का बूंद है, और तेल का बूंद जैसे 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 ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे फैलता है, तो आपका ये सोडियम का जो है प्लस दिखाता है। क्या दिखाता है? सोडियम का प्लस दिखाता है, यानी सोडियम दिखाता है, जिसको हम लोग मिसेल का निर्माण बोलते हैं, और इसको हम लोग साइंस के नया भाषा में क्या जानते हैं? मिसेल बोलते हैं। इस क्रियाकलाप में यहाँ देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको देखने में जो है सहूलियत मिले। इस क्रियाकलाप में सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। बिल्कुल सही बात है, ऊपर छता जाता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अभी जो मैं पिछले आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया, साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर जो है क्या होता है? आयनीकृत हो जाते हैं, यानी आयनिक रूप में बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ मुख्य तौर पर आप देखिएगा तो साबुन के बारे में आपको क्या पता चल रहा है। तो साबुन के बारे में जो है मोटा मोटी बात आप इतना समझिए कि साबुन के अणु जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए, और सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यानी साबुन जो होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों का लवण होता है। क्या होता है? दोनों का लवण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आयनीकृत सिरा बाहर की ओर होता है, और इससे पानी में इमल्शन बनता है। इससे पानी में क्या बनता है? इमल्शन बनता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है, और इस प्रकार साबुन का मिसेल जो है मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है, और हमारे कपड़े साफ हो जाता है। अब मुख्य तौर पे जो है एक क्वेश्चन जो आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। और रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे बन गया? अब क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुख्य तौर पे साबुन जो है, साबुन से कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? साबुन से कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? तो साबुन से कपड़े इसलिए साफ हो जाते हैं क्योंकि साबुन क्या करता है, मुख्य तौर पे साबुन क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वो जो है पोटेशियम और सोडियम का, यहाँ मुख्य तौर पे इस लाइन को देखिए, सोडियम और पोटेशियम का जो है क्या बनाता है? लवण बनाता है। सोडियम और पोटेशियम का लवण बनाता है, और साबुन का आयनिक भाग साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के पारस्परिक क्रिया करती है। यानी जो कार्बन की श्रृंखला होती है तेल से क्या करने लगती है? क्रिया करने लगती है। इस प्रकार साबुन के अणु जो है मिसेली संरचना का क्या करने लगते हैं? निर्माण करने लगते हैं। और अणु का एक सिरा जो है तेल की कण की ओर क्या होता है? आयनिक जो है सिरा बाहर की ओर होता है, और जो है साबुन का जो आयनिक सिरा होता है वो कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है, जिससे पानी में क्या होता है? इमल्शन बनने लगता है। जब पानी में इमल्शन बनता है तो इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल से जो है पानी बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करने लगता है। तो इस प्रकार जो हम देखें कि साबुन से जो है कपड़े कैसे साफ होते हैं। अब आइए मिसेल के बारे में जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी के नोट्स के तौर पे हम पढ़ लेते हैं। मिसेल एक्चुअली क्या होता है? देखिए, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोजन में विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। अब जलविरागी जो है आपको एक नया वर्ड मिला, तो जलविरागी किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन में जो विलय हो जाएगा उसको जलविरागी कहते हैं, और जल में जो विलय होगा, यहाँ देखिए जल में जो विलय होगा उसको हम लोग जलरागी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरागी कहते हैं। ठीक है ना, जलरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। इसका आयनिक सिरा कहाँ होता है? जल के अंदर होता है। आइए हम इस फिगर को जो है समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य तौर पे हम देखेंगे मैल हटाने में साबुन का क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है आपका मुख्य तौर से जल विरागी है, जो कि यह हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, और ये जलरागी है जो कि पानी से जो है साबुन मिल रहा है, और इस प्रकार जो है हमारा कपड़े जो है साफ होते हैं, और इस प्रकार जो है हम देखते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे कि जबकि हाइड्रोजन का पूंछ, देखिए हाइड्रोजन का पूंछ जल के बाहर होता है, यानी जो मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे जो हाइड्रोजन हो गया, तो ये जो आयनीकृत होगा, ये जल के कहाँ होगा? ये जल के अंदर होगा, ये जल के अभी अंदर होगा, आयनीकृत होगा, जल के अंदर होगा। इसका जो पूंछ होगा वो क्या होगा? जबकि हाइड्रोजन का जो पूंछ होगा वो जल के बाहर होगा।
जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसे इस प्रकार हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने का कारण होता है, जिसमें थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आपको और अच्छा, जिसमें जलविरागी पूंछ वाले गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी संरचना को हम लोग मिसेल कहते हैं। मान लीजिए कि ऐसा समझिए आप हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के एक सिरा आयनीकृत के अंदर है और दूसरा सिरा जो है आपका क्या है, दूसरा सिरा जो है आपका बाहर हो, जिससे इसका हाइड्रोजन सिरा जो है जल से क्या होता है, बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं के बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूंछ जो है जलविरागी पूंछ जल के साथ मतलब जो घुल रहा है पूंछ गुच्छे के अंतरिम हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं और यही संरचना क्या बनाता है, मिसेल बनाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और मिसेल विलयन में कोलाइडी के रूप में जो है क्या रहते हैं, बने रहते हैं, तथा आयन आयन विकर्षण के कारण ही वे अक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन को मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। यही कारण है कि साबुन घोल बादल जैसा दिखाई देता है, और यही कारण जो है क्या है, साबुन घोल जो है आपका बादल जैसा दिखाई देता है। और मुख्य तौर पर आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो इस फिगर को हम ऐसे आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इस फिगर को आप देखिएगा यहाँ, तो देखिए फर्स्ट जो है राउंड में आपका क्या कर रहा है, फर्स्ट राउंड में आपका सिंपल सा ये साबुन रखा गया, और साबुन को जैसे जो है हम लोग पानी में डालें मतलब डिटर्जेंट को, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकला तो एक जलरागी सिरा हो गया, एक जलविरागी सिरा हो गया, यानी ऐसे करके बना। तो ये जो ऊपर वाला हो गया ये जलरागी हो गया, यानी ये जल में घुलने वाला हो गया, ये जलविरागी हो गया यानी हाइड्रोजन में घूमने वाला, ये आयनीकृत हो गया, और मुख्य रूप से जो है ये आपका क्या होगा, जलविरागी सिरा हो गया। अब जो यहाँ से बहुत सारा जलविरागी सिरा जो है बनना क्या होता है, शुरू होता है। और देखिए ये जो आपका मान लेते हैं क्लॉथ है, और क्लॉथ में ये जो क्या हुआ, ये चिकनाई अथवा ये मैल है। और धीरे धीरे जैसे ही आपका बाहर जितना निकलेगा तो इसमें क्या बनने लगा, इसमें मुख्य तौर पर मिसेल बनने लगेगा। और मिसेल जैसे बनेगा तो ये क्या करेगा, मिसेल जो है मुख्य तौर पर जो है मैल को जो है बाहर करना क्या करेगा, शुरू करेगा। धीरे धीरे जो है ये मैल को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इस प्रकार जो है साबुन जो है काम करता है। ठीक है, अगला जो है हम लाइन यहाँ से देखेंगे, चैप्टर जो है अंतिम कगार पे है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या साबुन और डिटर्जेंट दोनों के बनावट एक प्रकार से होता है। अगर नहीं होता है तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिससे डिटर्जेंट बनता है, और कौन सा रिएक्शन होता है जिससे साबुन बनता है। अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का जरूर कोशिश करें, ताकि हम ये जान पाएँ कि आप जो हमारे पाठक हैं आप साइंस की एक अच्छा जो है समझ रखते हैं और अच्छा से साइंस का जो है एनसीईआरटी सीरीज में आप पढ़ते हैं। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। साबुन जो है कठोर जल में जो कैल्शियम होता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, पहला बात तो यही से बन गया, लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है एवं अन्य प्रकार की यौगिकों यानी अपमार्जक का यानी डिटर्जेंट का जो है उपयोग कर समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका आंसर जो है हम दे दिए, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो भी आपका अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है, वो कार्बन श्रृंखला की सल्फोनिक लवण और कार्बन श्रृंखला के अमोनियम लवण, जबकि साबुन में क्या था, पोटेशियम और सोडियम का लवण था। तो मुख्य तौर पर जो है दोनों तो आपका अंतर यही दिख गया, तो याद रखिएगा। और जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बने होते हैं, इसमें क्लोराइड भी होगा और डिटर्जेंट में ब्रोमाइड भी होगा। इन यौगिकों को अवशोषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक या शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है, यानी अपमार्जक का उपयोग शैम्पू बनाने में होता है और कपड़े धोने में भी होता है। अब आप समझ गए कि एक अपमार्जक में जो है कौन कौन सा जो है आपका जो है एलिमेंट रहेंगे। तो पहला बात जो है अमोनियम रहेगा, उसके बाद जो है दूसरा जो है आपका सल्फोनिक रहेगा, तीसरा क्लोराइड रहेगा, चौथा ब्रोमाइड रहेगा। तो आपको जो है इतना सारा मिलाकर जो है बनाया जाता है। और ये पानी में क्यों जो है बने रहते हैं, मुख्य तौर पे जो एनसीईआरटी के लाइन है यहाँ से पढ़िए, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों को अवशोषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, यानी आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, यानी घुल जाते हैं। और इस प्रकार वो कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं, और कठोर जल में भी क्या बनते हैं, प्रभावी बनते रहते हैं, जिसके कारण जो है हमारा धोने में जो है आसानी से जो है क्या होता है, सुविधा बना रहता है।
अब आइए हमने क्या सीखा। ये तो एनसीईआरटी का जो है अपना लाइन है और इसको तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि हम लोग क्या सीखे। हर एक चैप्टर में पढ़ते आए हैं। अगर आप यहाँ तक इस चैप्टर को देखते आए हैं, हालांकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है आपके पूरे क्लास 10th के एनसीईआरटी के सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे आपका जय प्रक्रम हो गया, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उस सब चैप्टर के अलावा भी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये बेसिकली आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्लस में जो है आपका स्टेटमेंट पर भी ये स्टेटमेंट लेवल पर भी ये चैप्टर है। तो अगर आप यहाँ तक देख कर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर जो है आप साबुन का रिएक्शन कैसे होता है और फिर आपका साबुन में कौन कौन सा जो है अवयव रहते हैं, कौन कौन सा जो है कंपोनेंट रहते हैं, और डिटर्जेंट में आप मार्जक में कौन कौन कंपोनेंट रहते हैं, ये भी आप लास्ट तक कमेंट करते जाइए। आइए इसको हम थोड़ा सा तेजी से पढ़ लेते हैं। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है और सबके साथ जुड़ जाता है, जो सभी जीवों और हमारे उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन चतुस्संयोजकता यहाँ दिया है ही 4 बॉन्ड और श्रृंखला प्रकृति के कारण कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों में पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी सहसंयोजक आबंधन कहलाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद जो है अगला लाइन है, कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ संयोजक अबंध बनाता है। कार्बन एक ऐसा यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध बनते हैं, बिल्कुल जिसको हम लोग इन आइन बोलते हैं। कि यह श्रृंखला सीधी शिखा युक्त और बलीय किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे हम लोग जो है बेंजीन भी हेक्सेन भी देख सकते नहीं ठीक है, बेंजीन देख सकते हैं C6H6 इसके अनुसार। और अगला जो है हमारा लाइन है, अगला है कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है, जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला के समान प्रक्रियात्मक समूह में जोड़ा जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग जो है पार्ट 2 में जो है बना चुके हैं। पार्ट 3 है, तब जाकर उसको देख लीजिए। विदाउट जो है फंक्शनल ग्रुप का आपको जो है कोई भी जो है कंपाउंड कार्बन का समझ में आने वाला नहीं है। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन का जो है क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल और मेथेनोइक अम्ल के हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया में अणुओं में जलरागी, यानी जो जल में घुलता हो, जल विरागी जो हाइड्रोजन में घुलता हो, समूह में उपस्थित पदार्थ होता है। इसकी मदद तैलीय मैल का पायस बनाता है जो बाहर निकालता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही सीखे, और फिर एक मैं अपना सीरीज चलाऊंगा, जिस सीरीज में जो है मुख्य तौर पर मैं आपको जो है जो भी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो बुक का क्वेश्चन है, उस बुक क्वेश्चन को हम उसमें डील करके आएंगे। अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, और आपका एनसीईआरटी बुक में जो है लगातार आगे भी स्वागत रहेगा। अगर आप यहाँ तक अपना इफर्ट लगाए हैं और यहाँ तक अगर आप इफर्ट लगाए हैं और इफर्ट लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले हमारे व्यूअर हैं, अगर अपने दोस्तों के पास भी जो है इसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी एनसीईआरटी आपके साथ जो है चिल कर सके, और एक दूसरे के साथ आप बैठकर जो है क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। धन्यवाद।